हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट करेंगे। मैंने सारे टॉपिक कवर कराए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और साथ में मैंने जो लेटेस्ट 2025 बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वन शॉट से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, काफी वो डिस्ट्रैक्टेड है। और मैं एक बात बताऊं, इस बार बोर्ड एग्जाम भी डिफिकल्ट हो सकता है। हर साल जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ना ढेर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं। और मैं देख रहा हूं जो स्टूडेंट्स है ना एमसीक्यू असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसका मैंने एक सोल्यूशन लाया है। मैंने अपने लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यूज करके अपना क्वेश्चन बैंक निकाला है और इस क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक चीज मिल जाएगा जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ सकते हो और उस टॉपिक के आपको ना एमसीक्यू असर्शन रीजन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यू हर एक मिलेगा। तो इससे आप ना सीक्वेंस में पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो और ये आपको जो सिलेबस है उसे जल्दी कवर करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो ये बुक खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये स्टडी होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ जो रिएक्शन है ये खुद से होता है, इसे हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। अगर हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होता है और ये जो डिवाइस है इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो नॉर्मली जो आप बैटरी यूज करते हो तो वो एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इसमें जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। वेयरएज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, सपोज वाटर है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल करंट पास किया थ्रू द इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, जो वाटर है स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं और इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है। सबसे पहले हम ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा था ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका बाकी नाम भी होता है, इसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और एक तरफ रिडक्शन होता है। इट इज कैरिड आउट इन इनडायरेक्ट मैनर। तो इनडायरेक्ट मैनर में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इन्वॉल्व द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन सेपरेट वेसल। तो हम ना यहाँ पे दो सेपरेट वेसल लेते हैं। तो एक वेसल में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में रिडक्शन होगा और इसी तरह हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कैरी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जिसे हम डैनियल सेल कहते हैं। अब डैनियल सेल में हम क्या लेते हैं, एक तरफ हम जिंक का स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, जिंक मेटल का स्ट्रिप लेते हैं, उसे हम डिप करते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। और दूसरे वेसल में क्या लेते हैं, हम कॉपर लेते हैं और उसे हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में। दे आर टेकन इन सेपरेट बीकर। अब ये जो कंसंट्रेशन है Zn2+Cu2+ की, हमने Zn SO4Cu SO4 लिया था तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 मोलर होना चाहिए। द टू मेटेलिक स्ट्रिप, अब दो मेटेलिक स्ट्रिप है, एक जिंक और एक कॉपर की, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं और इसे हम कनेक्ट करते हैं बाय कंडक्टिंग वायर थ्रू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से कंडक्टिंग वायर से इसे हम कनेक्ट करते हैं और इस सेल की जो वोल्टेज होती है ये 1.1 वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास ना डैनियल सेल है। हमने जिंक स्ट्रिप लिया था, जिंक सल्फेट में डाला जो 1 मोलर है, तो ये एक वेसल में है। दूसरे वेसल में कॉपर सल्फेट में डाला, ये भी क्या है, 1 मोलर है। हमने इसे ना कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इस हाफ की बात करें तो ये ना ऑक्सीडेशन हाफ होता है। यहाँ पे जो जिंक है ना वो क्या करता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और Zn2+ सोल्यूशन में जा रहा है। और ये जो रॉड है ना, जो स्ट्रिप है वो क्या हो रही है, थिन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में जो जिंक है, जो सॉलिड था, यहाँ पे Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहले ये थिन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो ये एनोड होता है जहाँ पे
ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2+ है वो क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए ना उसे गेन करेगा और यहाँ पे एज ए सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रॉड थिन हो रहा है, ये थिक हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो कॉपर 2+ है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसने कॉपर सॉलिड बनाया, और रिडक्शन जहां पे होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में Zn सॉलिड जो है Zn2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। रिडक्शन हाफ में जो कॉपर 2+ है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना रहा है। अब क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना यहाँ पे Zn2+ इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाता है। वेयरएज यहाँ पे देखो जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड में जा रहा है, वेयरएज जो SO4 नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाता है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिएक्शन है ये स्लो डाउन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वेयरएज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं SO4 नेगेटिव उन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है और इसमें हम सेमी सॉलिड पेस्ट डालते हैं। सेमी सॉलिड पेस्ट डालते हैं हम अगार अगार और जेलेटिन की। अब ये जो मटेरियल है ना, ये क्या होता है, पोरस होता है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मूव कर सकता है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl KNO3 NH4Cl। सपोज हमने यहाँ पे KCl ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा ना तो Cl नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, बना देगा यहाँ पे ZnCl2, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे यहाँ पे सल्फेट का चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, जो K+ है यहाँ पे जाके K2SO4 बना देगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहता है। अब सेल को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन हाफ है इसे हम लिखेंगे जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2+। डबल लाइन हम लिखेंगे, डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, और जो कॉपर 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट अलाउ फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। तो ये ना सर्किट को जो कंप्लीट है उसे करने में हेल्प करता है ताकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो हो पाए, साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अभी हमने देखा था जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें जो M है रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट और Mn+ रिप्रेजेंट करता है कैटायन। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है, जो M है Mn+ में कन्वर्ट होता है, साथ में हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, अगर आयन है तो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। रिडक्शन हाफ में Mn+ कंसंट्रेशन कन्वर्ट होता है M में, तो हम ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, जो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोलर हमने लिया था डैनियल सेल में। अब ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। कॉपर 2+ हमने 1 मोलर लिया था, कॉपर में ये कन्वर्ट होता है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है, तो इसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड। तो कई बार ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ना वोल्टेज अप्लाई करते हो ऑफ सेल पोटेंशियल इन डैनियल सेल। हमें पता है डैनियल सेल में जो E है, ठीक है, जो वोल्टेज है ये क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। सपोज आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, बट वो लेस है 1.1 वोल्ट से। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो रिएक्शन है वो सेम ही रिएक्शन रहेगा बट स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया रिवर्स डायरेक्शन में, बट 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर की तरफ, और हमें पता है जो फ्लो ऑफ करंट है वो रिवर्स होता है, तो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो ऑफ करंट रहेगा बट स्लो डाउन हो जाएगा। जो जिंक है वो डिसॉल्व करेगा एनोड पे, हमें पता है जो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व करेगा, और जो कॉपर है कॉपर 2+ यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर में। बट अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लिया विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसे कैंसिल कर देगा। अगर कैंसिल कर दिया ना तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, सो देयर विल नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन। तो जब E एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन देयर विल नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन। और अगर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है, तो जितने भी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करने लगेंगे, और जो करंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। और इसमें क्या होगा, जो
कॉपर है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वेयर एज यहाँ पे जो जिंक है वो यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो ये जिंक यहाँ पे डिपॉजिट होगा, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर आपने वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा लिया है तो ये जो रिएक्शन है ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो चुका है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये जो सेल है इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या होता है। हम ना मेटल लेंगे एंड इट इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन। हम एक वेसल लेंगे, उसमें मेटल को हमने सोल्यूशन में डाला, कंटेनिंग इट्स ओन आयन, तो उसका खुद का आयन वहां पे होना चाहिए Mn+, मतलब मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में हम डालेंगे। सपोज हमने मेटल को इलेक्ट्रोलाइट में डाला, यहाँ पे Mn+ है। अब इस मेटल की ज्यादा टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn+ बनाएगा, साथ में Ne इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और Mn+ सोल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा रॉड में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे Mn+ की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो Mn+ है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करके मेटल भी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ चार्ज है इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो मेटल आयन है दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो Mn जो प्लस है इसके ज्यादा टेंडेंसी है कि रिड्यूस हो जाए, ये M में कन्वर्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके बीच में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इक्विलिब्रियम बन गया। अब ये जो डिफरेंस ऑफ चार्ज है इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ था तो इसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, द सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सेपरेशन ऑफ चार्ज रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिटवीन द मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ में रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, आपने कौन सा मेटल लिया उसके नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सी आयंस ली है आपने, कंसंट्रेशन कितना आयंस का और क्या टेम्परेचर है, तो इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम एज रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी की फॉर्म में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेंगे। तो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट साइन को हमने अपोजिट करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड आर न्यूमेरिकली इक्वल बट दे हैव अपोजिट साइन। तो आगे से हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या 1 मोलर है विच इज 1 मोल पर लीटर और जो टेम्परेचर है 298 केल्विन है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और E0 कहते हैं। और अगर गैस इलेक्ट्रोड है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हम 1 बार प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और कंसंट्रेशन होना चाहिए है 1 मोलर। नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, जब हमारे पास गैल्वेनिक सेल के 2 इलेक्ट्रोड है उसका आप पोटेंशियल डिफरेंस करते हो तो हमें क्या मिलता है, सेल पोटेंशियल मिलता है और इसे हम मेजर करते हैं वोल्टेज में। अब EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब आपने कोई करंट ड्रॉन नहीं किया है तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे हम EMF ऑफ द सेल कहते हैं। तो सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड। हमेशा कैथोड का वैल्यू ज्यादा होता है तो E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट में हम एनोड लिखते हैं, राइट में कैथोड लिखते हैं, तो E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जो कॉपर सॉलिड है +2 Ag प्लस रिजल्ट इनटू कॉपर 2 प्लस +2 Ag। सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो कॉपर सॉलिड है ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन है, Ag+ जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब E ऑफ द सेल को हम लिखेंगे E ऑफ कैथोड, कैथोड क्या Ag + 2 Ag, ठीक है, E ऑफ कैथोड। अब याद रखना ये जो E है ना, ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। माइनस ऑफ, स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, लिखते हैं कॉपर 2 कॉपर 2+, बट हम जो E है इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो आपको लिखना है E ऑफ कॉपर 2 + 2
कॉपर। तो हमेशा जो हम E है इसे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखेंगे, चाहे कैथोड है चाहे एनोड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो SHE होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E नॉट, जो E नॉट का वैल्यू है ना, इसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था इक्विलिब्रियम आ जाता है अगर आपके पास एक पर्टिकुलर हाफ है, इक्विलिब्रियम आ जाता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में। सो देयर इज नो फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज नहीं है तो आप इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसे मेजर नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई ना जो हाफ होता है इसे हम कनेक्ट करते हैं अनदर हाफ के साथ जिसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और जो कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर हाफ का वोल्टेज निकाल पाए, तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यूज करते हैं। और इसका जो वैल्यू है हमने क्या लिया, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है SHE का हमने 0 लिया। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर होना चाहिए, और उसे हम कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ टू कॉन्स्टिट्यूट सेल। तो एक सेल बनाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, उस हाफ का हम पोटेंशियल पता करेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का बना होता है, और ये ना इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। तो प्लेटिनम का पाउडर्ड फॉर्म होता है, उसको हम कोट करते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे। द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन ए बीकर, तो एक बीकर में इसे डालते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड होना चाहिए जो 1 मोलर होना चाहिए। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए। इस कॉन्टिन्यूसली बबल थ्रू द सोल्यूशन एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। अब इसे ना हम बाकी हाफ के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो SHE है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकता है एट द प्लेटिनम फॉइल। तो प्लेटिनम फॉइल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस हाफ से उसे कनेक्ट किया। अगर ये ऑक्सीडेशन करता है तो एनोड की तरह काम करता है, तो जो हाइड्रोजन गैस है ये एसिड में कन्वर्ट होता है। H2 कन्वर्ट इनटू 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PT, हाफ H2 1 बार प्रेशर लिखते हैं H+1 मोलर। तो ये एनोड है। वेरस अगर क्या कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो जो H+ है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H+1 मोलर H2 1 बार PT। तो ये एनोड और कैथोड की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ का कैसे निकाल सकते हो, जब आप उसे कनेक्ट करोगे SHE से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिटरमाइंड यूजिंग वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। जैसे आपने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया कंटेनिंग 1 मोलर Zn2+, स्टैंडर्ड कंडीशन लिया हमने और इसे कनेक्ट किया SHE से। और जैसे कनेक्ट किया ना, तो हमने क्या देखा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये जिंक से SHE की तरफ हो रहा है। मतलब जो जिंक है ना, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, whereas SHE कैथोड की तरह काम कर रहा है। और वोल्ट मीटर से हमने वोल्टेज लिया 0.76 वोल्ट। इक्वेशन लिख लेंगे, Zn जो है इन प्रेजेंस ऑफ 2H+ Zn2+ बना रहा है, H2 ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है जिंक, और ये क्या कर रहा है, H+ क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, कैथोड जो रिडक्शन कर रहा है, माइनस एनोड। तो हमें E नॉट ऑफ द सेल वोल्ट मीटर से हमें पता चल गया 0.76 है। E नॉट ऑफ H+ हाफ H2, ठीक है। तो ये क्या था, SHE क्या है, कैथोड है, माइनस E नॉट ऑफ Zn2+ टू Zn। हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये 0 लेंगे, ये आएगा 0.76। E नॉट ऑफ Zn2+ टू Zn लेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इन Zn2+। सिमिलरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का भी निकाल सकते हैं। हमने कॉपर को कनेक्ट किया SHE से, और हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे 1 मोलर, हम उसकी आयंस लेंगे। हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन है SHE से कॉपर की तरफ फ्लो होने लगे, तो कॉपर क्या है, कैथोड है, और SHE क्या है, एनोड है। वोल्टेज जो हमने मेजर किया वोल्ट मीटर से 0.34 वोल्ट आया। रिएक्शन लिखेंगे, जो कॉपर 2+ है कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है। H2 जो है ये ट्वाइस H+ बना रहा है। E नॉट ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ द सेल 0.34 है, हमें मिला था E नॉट ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर। अब एनोड में क्या था, SHE था, H+ टू हाफ H2, और हमें पता है इसका वैल्यू हमने 0 लिया हुआ है। तो E नॉट ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर हमें मिल गया कैलकुलेशन से 0.34 वोल्ट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने डिफरेंट मेटल और मेटल आयन को कनेक्ट किया SHE से, और हमें उनका ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसे हम अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशन भी होती है। कंपेयरिंग द रिलेटिव ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग पावर, तो हम ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग पावर मेजर कर सकते हैं। जिसका हायर वैल्यू होता है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो वो इजिली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी
टू अंडरगो रिडक्शन। तो अगर हमें दो वैल्यू दिया, जिसका वैल्यू ज्यादा है तो वो रिडक्शन करता है, तो वो कैथोड की तरह काम करता है। तो अगर वो इजिली रिडक्शन कर रहा है तो वो बेटर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। बट जिस सब्सटेंस का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो वो ऑक्सीडेशन करता है। और अगर वो ऑक्सीडेशन करता है तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आगे हम इसे एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। F2 है यहाँ पे, जैसे CO3+, यहाँ पे सारे क्या हमने क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। यहाँ पे क्या H2 है, इसका वैल्यू 0 है। तो याद रखना, जितना ज्यादा वैल्यू होता है उतना इजी वो क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। अगर इजिली रिडक्शन कर सकता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो F2 है इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये इजिली रिडक्शन करेगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। जो लिथियम है इसका नेगेटिव वैल्यू है, तो ये सबसे इजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, तो इजिली ऑक्सीडेशन कर सकता है, या ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चीज याद रखना, जितना पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होता है उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जितना वैल्यू डिक्रीज होता है उतना स्ट्रॉन्ग वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और ये जो वैल्यू है ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, इससे हम E0 ऑफ द सेल भी पता कर सकते हैं। हमें पता है जो E0 ऑफ द सेल है वो E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड वो लेंगे जिसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, और एनोड हम वो लेंगे जिसका वैल्यू लो होता है। यहाँ पे दो वैल्यू दी है। यहाँ पे सिल्वर जो प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना रहा है, E0 का वैल्यू 0.80 वोल्ट है, वेरस Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, E0 का वैल्यू -0.44 वोल्ट है। तो इन दोनों वैल्यू को देखोगे, जिसमें वैल्यू ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये जो सिल्वर है कैथोड बनाएगा, वेर जो Fe है ये एनोड बनाएगा। तो E0 ऑफ द सेल लिखेंगे, E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगा -0.80 माइनस ऑफ -0.44। ठीक है, तो हमने आंसर निकाल लिया, E0 ऑफ द सेल 1.24 वोल्ट आएगा। 2023 का ये क्वेश्चन है। और हमेशा याद रखना, जो E0 होता है और E ऑफ द सेल है ये हमेशा पॉजिटिव आता है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था जब हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है यूजिंग SHE। बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज होता है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है। तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, और इसका क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस विद द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है। और ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हम देते हैं बाय नर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ M सॉलिड। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट एनी कंसंट्रेशन Mn प्लस डिवाइड बाय M इज इक्वल टू E0 Mn डिवाइड बाय M। ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर हम देखें R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जो T है वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैग्नीशियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और एफ क्या होता है, ये जो एफ है इसे हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 96487 कूलम पर मोल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल है, अब सॉलिड मेटल क्या होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। तो इस फॉर्मूला में उसे हम यूनिटी ले सकते हैं, उसे हम 1 ले सकते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम 1 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो उसकी कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा E(Mn/m) E0 Mn/m माइनस RT by NF ln of 1 by Mn प्लस। जो Mn प्लस है ये क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन में पता किया था, तो जो सेल पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट था। बट अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया कॉपर 2+ एंड Zn2+ का, तो कैसे आप निकालोगे। अब याद रखना, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होता है, तो दोनों में हम रिडक्शन शो करेंगे। कैथोड पे कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, तो E ऑफ कॉपर 2+ 2 कॉपर इज इक्वल टू E0 ऑफ कॉपर 2+ 2 कॉपर माइनस RT बाय 2F। 2F कहां से आ गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ln ऑफ ये जो कॉपर है सॉलिड है, ये हम यूनिटी लेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है वो चेंज नहीं होता, तो इसे यूनिटी लेंगे डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। सिमिलरली एनोड पे हम लिखेंगे Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली
एनोड पे क्या होता है, जो Zn है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट हमें ना इलेक्ट्रो पोटेंशियल के फॉर्म में इसे बताना है, तो हम इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ शो करेंगे। तो E ऑफ Zn2 + 2Zn इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 + 2Zn माइनस RT बाय NF में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ln ऑफ 1 बाय Zn2+। और हमें पता है जो सेल पोटेंशियल होता है, ये E ऑफ द जो सेल है, E ऑफ क्या होता है, कैथोड, तो E ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर डिवाइड बाय E ऑफ Zn2 + 2 Zn। अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड, कैथोड है E ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस E ऑफ एनोड क्या है, Zn2 + 2 Zn। तो इसे हम लिख लेंगे E नॉट, इसका हमने लिख लिया, इसका लिख लिया माइनस RT ln ऑफ, अब याद रखना जब लॉग आता है ना, ठीक है, तो ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B क्या हो जाता है, ln ऑफ A डिवाइडेड बाय B। तो ये इसको डिवाइड कर लेगा, तो कॉपर का वैल्यू नीचे रहेगा, जिंक का वैल्यू ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा, E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा माइनस RT बाय 2F ln ऑफ Zn2+ डिवाइड बाय कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उससे हम नर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सपोज AA + BB, एनी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है CC/DD, जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है, ये स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT बाय NF ln ऑफ Q। Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C⁻C D⁻D डिवाइड बाय A⁻A B⁻B। जब सपोज केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। अगर उस टाइम पे आप रेशियो लेते हो ना, तो उसे Q कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। बट जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो ये जो Q है ये बन जाता है इक्वल टू Kc, तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो जब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो हम उसे Q कहते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है। अब जो ln है, इसे लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ C⁻C D⁻D A⁻A B⁻B। नॉर्मली ना फॉर क्वेश्चंस हम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो 298 केल्विन आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जो F है इसका वैल्यू है 96,487 कूलम पर मोल। तो आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जब 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और 298 केल्विन। तो नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय N लॉग ऑफ C⁻C D⁻D A⁻A एंड B⁻B। तो ये जो फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का, इसे हम कोई भी जो रिएक्शन है वो सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमें ना सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इसे हमें नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो निकल है, निकल 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है और Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें ना इसे बैलेंस करना है, क्योंकि जो निकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वेयर सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो सिल्वर है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसे लिखेंगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT। अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2F हो जाएगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब ये जो सॉलिड है इसे आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो ये जो एक्वस है, आप कंसंट्रेशन ऑफ Ni2+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, ये जो 2 है ये रेज़ टू पावर हो जाएगा। तो ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 बोर्ड में आया था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें सेल वोल्टेज बताना है वोल्टिक सेल का, जिसमें हमें 2 हाफ सेल दिए हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। एल्यूमिनियम 3+ 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है, निकल 2+ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। E नॉट ऑफ दिया है निकल 2+ 2 निकल माइनस 0.25 वोल्ट। E नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम दिया माइनस 1.66 वोल्ट। अब ना हम ना इक्वेशन लिखेंगे। याद रखना, जिसका E नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है वो रिडक्शन करता है, और जिसका वैल्यू कम होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। निकल का ज्यादा वैल्यू है तो निकल 2+ निकल बनाएगा, ये रिडक्शन करेगा। एल्यूमिनियम का वैल्यू था वो कम था, तो एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। अब हम चाहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहे, सेम रहे। अब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वेरस निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम को 2 से, निकल को 3 से, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो N है वो 6 हो जाए। अब हम ना कंसंट्रेशन को ना ऐसे लिखेंगे, निकल 2+ का दिया, हम इसे 10⁻⁻1 मोलर लिखेंगे ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। और जो एल्यूमिनियम 3+ है इसे लिखेंगे 10⁻⁻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 ⁻
-3 मोलर फॉर इजी कैलकुलेशन। अब हमें पता है ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ निकल 2+2 निकल जो कैथोड है माइनस ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम जो एनोड है। तो -0.25 माइनस ऑफ -1.66 ई नॉट ऑफ द सेल हमें मिल गया 1.41 वोल्ट। अब हमें ई ऑफ द सेल निकालना है, वोल्टेज निकालना है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल -0.059 डिवाइडेड बाय n, लॉग ऑफ एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, निकल का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3 और ये जो सॉलिड है इन्हें हम इग्नोर करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई नॉट का वैल्यू दिया 1.41, ये 0.059, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था तो ये 6 होगा, लॉग ऑफ 10⁻³ रेज टू पावर 2, 10⁻⁻1 रेज टू पावर 3, ये 10⁻⁻6 10⁻⁻3 ये कैंसिल कर देंगे तो log ऑफ 10⁻⁻3 ये नीचे आ जाएगा, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा इंटू 3, ये कैंसिल कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, 0.059 डिवाइड बाई 2 0.0295 होता है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ई ऑफ द सेल मिल जाएगा 1.439 वोल्ट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। जो गैल्वेनिक सेल है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं और उससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं। जो रिवर्सिबल वर्क अगर आपने उसे डन किया बाय गैल्वेनिक सेल वो इक्वल होता है बाय डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। हमें पता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो ई ऑफ द सेल लिखेंगे। एनएफ क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, तो कितना चार्ज पास हुआ है गैल्वेनिक सेल से। डेल्टा आर जी क्या होता है, गिव्स एनर्जी होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो इसमें जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NF ई ऑफ द सेल। तो ये चार्ज होता है, ये वोल्टेज होता है, तो चार्ज इंटू वोल्टेज भी क्या होता है, वर्क डन होता है। ये माइनस में होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये माइनस होता है। और हमें पता है जो 1 फैराडे है ये हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे 96500 कूलम। जो 1 फैराडे है ये चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 10⁻23। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर चार्ज से, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻−19 कूलम, तो हमें ये 1 फैराडे मिलेगा। फॉर कैलकुलेशन हम इसका वैल्यू 96500 कूलम लेते हैं। अब ये जो ई ऑफ द सेल है ना, जो सेल का वोल्टेज है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेल रिएक्शन, किस तरह का सेल रिएक्शन हो रहा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया किसी इंटीजर से तो जो ई ऑफ द सेल है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। वेयरएज जो डेल्टा जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है एन पे। एन क्या, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn प्लस कॉपर 2+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ प्लस कॉपर। हमें पता है डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NF ई ऑफ द सेल। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये हो जाएगा -2NF ई ऑफ द सेल। वेयरएज अगर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो जाएगा। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना, अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, एन का वैल्यू चेंज कर दिया है तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। वेयरएज ई ऑफ द सेल जो है दोनों तरफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वेयरएज जो डेल्टा जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एन के चेंज करने से डेल्टा जी चेंज होता है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ए यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज यूनिटी है मतलब 1 मोलर है ना, तो ई ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, तो हम डेल्टा जी नॉट को भी स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल, और हमें पता है ई ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट ऑफ द सेल -2.303 RT NF log ऑफ QC। ये रिएक्शन क्वेश्चन होता है, बट जैसे इक्विलिब्रियम आता है ना तो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और ई ऑफ द सेल जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वोल्टेज 0 हो गया, वेयरएज जो QC है क्योंकि अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया वो KC के इक्वल हो जाता है, तो ये 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ई ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाय NF log ऑफ KC। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एट दैट टाइम जो सेल का वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। कैलकुलेशन के लिए हम इसे ना 298 केल्विन पे भी ले सकते हैं, ठीक है। 298 केल्विन, R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय N log ऑफ KC। बहुत बार क्वेश्चन में आपको E नॉट ऑफ द सेल पता करना होगा
और आपको log of Kc पता करना होगा तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अनदर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट का ये जो फॉर्मूला था, अगर आपने ई नॉट ऑफ द सेल ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो NF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of Kc। तो ये डेल्टा जी नॉट और log of Kc का ये फॉर्मूला है और ये ई नॉट ऑफ द सेल log of Kc का फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूला को यूज करके आप वैल्यूज पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें डेल्टा जी नॉट log of Kc बताना है। इक्वेशन दिया ट्वाइस ऑफ Cr प्लस थ्राइस ऑफ CD2 प्लस रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस थ्राइस ऑफ CD। ई नॉट ऑफ हमें Cr CD दिया हुआ है, R और F का वैल्यू दिया। इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद ई नॉट ऑफ द सेल पता करेंगे। जो कैथोड है जो रिडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे जो कैडमियम है वो रिडक्शन कर रहा है तो ये कैथोड होगा। तो ई नॉट ऑफ CD2 प्लस 2CD माइनस ऑफ जो क्रोमियम है ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये क्या होगा, एनोड होगा। ई नॉट ऑफ Cr3 प्लस 2Cr वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये होगा -0.40 माइनस ऑफ -0.74। तो ई नॉट ऑफ द सेल हमें मिल जाएगा 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट हम डेल्टा जी नॉट पता करेंगे विच इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल। अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 हो जाएगा। जो कैडमियम है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो n हमारा 6 हो जाएगा। तो -6 इंटू 96500 इंटू 0.34 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर -196860 जूल पर मोल। और इसे किलो जूल्स में भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे 1000 से, -196.86 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमें ना log of Kc पता करना है। हमें पता है ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n log of Kc। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई नॉट ऑफ द सेल हमें पता है 0.34 वोल्ट, एन का वैल्यू हमें पता है क्या है, ये 6 होता है। 0.059 डिवाइड बाय 6 log of Kc किसके इक्वल हो जाएगा, 0.34 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.059। तो log of Kc हमें मिल जाएगा 34.5। नेक्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो रो है इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस A बाय L। अगर सपोज आपने क्या लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया और लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम बात कर रहे हैं। तो एट दैट पॉइंट जो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस के वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by conductor of 1 centimeter length and area of cross section of 1 centimeter square। तो ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम हो जाता है और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कंडक्टेंस, इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ, इसमें हम मेजर करते हैं ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कितना इजिली करंट फ्लो करता है, और ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो G इज इक्वल टू 1/R, इसका यूनिट पर ओम होता है और इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं जो सीमेंस होता है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, से कप्पा कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ये रेसिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ होता है, 1/ रेसिस्टिविटी होता है और ये बन जाता है 1/R L/A। हमें पता है 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस L/A होता है। सपोज लेंथ अगर हमने 1 ले लिया है 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, जब हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इसका यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर और इसका यूनिट हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी का सीमेन पर सेंटीमीटर। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी है ये वेरी करता है डिफरेंट मटेरियल में। 3 तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे जो कंडक्टर्स है मेटल और उनके अलॉयस, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। नॉन मेटल्स भी आते हैं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और कुछ पॉलीमर्स आते हैं। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी काफी ज्यादा लो होती है जैसे ग्लास, सेरेमिक्स, और जो सेमीकंडक्टर है उनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें सिलिकॉन आता है। डोप्ड सिलिकॉन में कोई और भी एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं जैसे
गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। कुछ जो मेटल है उनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, उन्हें हम सुपर कंडक्टर कहते हैं और ये काफी लो टेम्परेचर पे होता है, 0 to 15 केल्विन पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस। ये बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और ये डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो मेटल है वो वाइब्रेट करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसमें ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। अगर बड़ा साइज है मूव करने में डिफिकल्टी होगी और सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। सॉल्वेशन में क्या होता है, जो आयन है और जो सॉल्वेंट है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर पोलर सॉल्वेंट है ना तो जो आयंस है वो ज्यादा डिसोसिएट करते हैं। अगर ज्यादा आयंस बन रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा विस्कोसिटी है ना तो उससे क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो कम हो जाती है और डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा आयंस है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है और आयंस की मूवमेंट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ना जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये डिक्रीज होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो याद रखना जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या होता है, रिड्यूस या डिक्रीज होता है। हाई टेम्परेचर लीड टू इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ द मेटल लैटिस। तो मेटल का जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वहां पे जो आयंस है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, रिजल्टिंग इन मोर कोलिजन। तो कोलिजन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का और वाइब्रेटिंग आयंस के बीच में कोलिजन होता है। एज ए रिजल्ट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्लो डाउन हो जाता है और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। अगर हमें आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है, हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R/L/A। तो हमें रेजिस्टेंस एंड L/A पता करना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस पता करेंगे, आगे मैं इसकी बात करूंगा। बट इसमें ना 2 प्रॉब्लम फेस होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हो ना तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे डिसोसिएट करता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करने से ज्यादा आयन प्रोड्यूस होते हैं और जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है। सेकंड, आप सॉल्यूशन को डायरेक्टली ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर सकते जैसे आप मेटेलिक वायर और सॉलिड कंडक्टर को करते हो, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन को डायरेक्टली आपने वायर से कनेक्ट किया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इन 2 प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है। पहले हम ना अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट नहीं होता, जो सॉल्यूशन है डिसोसिएट नहीं होगा। और साथ में हम एक स्पेशली डिजाइंड वेसल यूज करते हैं, कंडक्टिविटी सेल, और इससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, हम इसमें ना 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है और उसे हम कोट करते हैं पाउडर फॉर्म ऑफ प्लेटिनम ब्लैक से, उसे हम कोट करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है और इसमें जो लेंथ होती है उसे हम L लेते हैं। यहाँ पे 2 कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, कनेक्टिंग वायर है। आप देख सकते हो 2 तरह के यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल है, इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R/L/A के इक्वल होता है। अब ये जो L/A है इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम G स्टार से डिनोट कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 1/R यहाँ पे G स्टार। तो ये क्या है, सेल कांस्टेंट है। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है ये L होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, A होता है। अब ये जो सेल कांस्टेंट है पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल में ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका यूनिट पर सेंटीमीटर होगा। बट इसको मेजर करने के लिए हम L/A वाला जो फॉर्मूला है ये यूज नहीं करते। अब ये जो सेल कांस्टेंट है इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हम ना L/A से सेल कांस्टेंट पता नहीं करते, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस पता करते हैं जिसमें एक सोल्यूशन है, साथ में कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए सोल्यूशन का। तो G स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू कापा हो जाएगा। तो R इंटू कंडक्टिविटी से हम G स्टार पता कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल का जो G स्टार है वो कांस्टेंट होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालो G स्टार कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे हमें सेल कांस्टेंट पता चल गया, हम मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। हमने कंडक्टिविटी सेल को ना व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर लिया। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे R3
R4। जो R1 है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और जो कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस हमें पता करना है ये R2 होगा। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसे हम फीड करते हैं ऑसिलेटर से, मतलब हम AC पावर से कनेक्ट करते हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी 550 टू 5000 साइकिल पर सेकंड होता है। और हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को। एट पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने का मतलब क्या, जो डिफ्लेक्टर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब देयर इज नो करंट जो डिफ्लेक्टर से पास होता है। एट दिस टाइम जो ये रेशियो है ना वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब R2 बाय R1 विल बिकम इक्वल टू R4 बाय R3। तो ऐसे हम R2 निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो हम सेल कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता है G स्टार, और यहां से हम ना रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, तो इससे हम कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दिया हमें कंडक्टिविटी सेल का कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन, और रेजिस्टेंस दिया कितना 1000 ओम। हमें सेल कांस्टेंट बताना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.125 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर। हमें पता है जो सेल कांस्टेंट है ना वो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनटू रेजिस्टेंस हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सेल कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सेल कांस्टेंट हमें मिल गया 0.125 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी नॉट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज किया तो कंडक्टिविटी भी चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई हम मोर एप्रोप्रिएट टर्म यूज करते हैं, वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म है इसमें हम अकाउंट में रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंडक्टिविटी दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, तो ये मोर एप्रोप्रिएट टर्म। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका सिंबल है। इसकी डेफिनेशन है कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन kept between the electrode at a unit distance apart। तो जो 2 इलेक्ट्रोड है उनका जो डिस्टेंस है यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। Having area of cross section large enough area of cross section होना चाहिए to accommodate sufficient volume of the solution contain 1 mole of electrolyte। तो इसके अंदर 1 mole of electrolyte जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। सो तभी हम इसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m है, ये कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन होता है। अगर सपोज हमें कंडक्टिविटी दी हुई है सीमेन पर मीटर में दिया तो फॉर्मूला हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 1000 इनटू m। m क्या है, मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, और जो यूनिट हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी का वो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल होता है। बट नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में ना सेंटीमीटर में दिया होता है, तो कंडक्टिविटी सीमेन पर सेंटीमीटर होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय m। m क्या होता है, मोलैरिटी होता है। इसका जो यूनिट है ये है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और नॉर्मली हमारी कैलकुलेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 बोर्ड में आया था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दिया 0.05 मोलर CH3COOH सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम। सेल कांस्टेंट दिया 0.0354 पर सेंटीमीटर। हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बताना है। कंसंट्रेशन दिया 0.05 मोलर, आर दिया रेजिस्टेंस 100 ओम्स, और सेल कांस्टेंट L/A दिया 0.0354 पर सेंटीमीटर। हमें ना मोलर कंडक्टिविटी बताना है, इसके लिए हमें कंडक्टिविटी पता करना है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, रो हम पता करेंगे, सेल कांस्टेंट दिया 0.0354, तो हमने रो ले लिया, ये 100 बाय 0.0354। हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है। रिवर्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.0354 डिवाइड बाय 100, 3.54 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर और सीमेन पर सेंटीमीटर। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें कंडक्टिविटी मिल गया 3.54 10⁻⁻⁴ इंटू 1000। कंसंट्रेशन हमें दिया मोलैरिटी में 0.05, तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.08 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी A/L। अगर सपोज A एंड L ना यूनिटी है
तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो कंडक्टिविटी इज रेफर टू द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तब हम क्या कहते हैं, जो कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। बट जब आप डाइल्यूशन करते हो, सपोज आप वाटर ऐड करते हो, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस क्या होती है, डिक्रीज होती है जब आप डाइल्यूशन करते हो। और अगर आयंस डिक्रीज हो जाता है ना, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी डिक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, अब मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास 1 मोल ऑफ क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। अब जब आप उसमें ना वाटर ऐड करते हो, तब भी उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहता है। अब ये जो कैटायन और एनायन है ना, जब आप वाटर ऐड करते हो, एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो इजिली मूव कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट डाइल्यूशन से याद रखना क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है। अब ये जो इंक्रीज है मोलर कंडक्टिविटी का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काफी स्मॉल होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। हमें पता है जो कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस L/A। तो अगर हमारे पास क्या है, सपोज जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, सपोज 1 सेंटीमीटर, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का सपोज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। बट जब आप डाइल्यूशन करते हो ना, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने से जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन जो है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, एज रिजल्ट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने KCl लिया है, तो डाइल्यूशन से जब आप वाटर ऐड करते हो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट ये स्लोली होता है। यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टिविटी लिया, यहाँ पे √C कंसंट्रेशन लिया, तो कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होता है तो डाइल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। When the concentration approaches 0, तो ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाता है, और जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है, इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी λ0m कहते हैं। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होता है 0 कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। रिलेशनशिप दिया है हमें λm एंड λ0m का, ये D/Huckel Onsager इक्वेशन है। तो λm इज इक्वल टू λ0m माइनस a c⁻²। तो λm यहाँ पे क्या है, जो λm है मोलर कंडक्टिविटी है, λ0m क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है, c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप देखोगे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये λ0m है, और ये जो स्लोप बन रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप जो है, ये क्या है, -a है। तो स्लोप इज -a। अब ये जो a है ना, इट्स ए कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पे। तो सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे ना ये जो a का वैल्यू है ये डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। जैसे NaCl है, इसमें Na का +1 Cl का -1 चार्ज है, तो ये 1 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। सिमिलर हो जाएगा KCl, ठीक है, K में प्लस है, Cl में नेगेटिव है, तो ये 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। CaCl2 में कैल्शियम का क्या है, +2 होता है, क्लोरीन का -1, तो ये 2 टाइप ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। MgSO4 में ये +2 होता है, ये -2 होता है, तो ये 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिमिलर टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो A का वैल्यू होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड है, इसकी लोअर डिसोसिएशन होता है। कम डिसोसिएशन से ना जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होता है, कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बट जब आप डाइल्यूशन करते हो ना, तो आयंस एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब काफी कम कंसंट्रेशन होता है, आयंस इतने ज्यादा डिसोसिएट होते हैं कि सडनली जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सडनली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली, स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन पे ये इंक्रीज होता है, और ये जो ग्राफ है पैरेलल हो जाता है y एक्सिस के ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ टू 0 कंसंट्रेशन। तो हम इस ग्राफ को ना इस y एक्सिस के साथ टच नहीं कर सकते। अगर आप एक्सटेंड भी कर लो तो आप इसे टच नहीं कर सकते, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किया था। तो अगर
अगर हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो हम ग्राफ से नहीं पता कर सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसके लिए हम करते हैं कॉलरेश लॉ का यूज। तो कॉलरेश लॉ के यूज से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इट स्टेट्स दैट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट का, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो चाहे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जो कैटाइन और एनाइन है ये पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सम हो जाता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। यहाँ पे BaCl2 है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस Cl ट्वाइस है यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। Na2SO4 में ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 हमें निकालना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस दिया हुआ है 106 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट M ऑफ Cl नेगेटिव भी दिया 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कॉलरेश लॉ इसमें हम यूज करेंगे। तो लैम्डा नॉट M ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस ट्वाइस Cl ट्वाइस है ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 106 है, 2 इंटू 76.3 ये 152.6, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 हमें मिल जाएगा 285.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेश लॉ। इसमें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बता सकते हैं यूजिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होता है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारी आयंस क्या होती है, डिसोसिएट हो जाती है। इसी को हम यूज करेंगे। हमें पता है अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें एसिटिक एसिड की CH3COOH की, तो अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लेंगे सोडियम एसिटेट CH3COONA, उसमें ऐड करेंगे HCl माइनस NaCl। तो हमने ये दोनों ऐड क्यों किया, क्योंकि इनकी जो आयंस है इसके साथ क्या है, कॉमन है, CH3COOHCl। और जो ये NaCl हमें नहीं चाहिए तो इसको माइनस करने के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl लेंगे। ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये इनफाइनाइट डिल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तो हमें CH3CO नेगेटिव Na प्लस H प्लस Cl नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव मिल जाएगा। तो इसमें Na प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, Cl कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम पता कर सकते हैं। एसिटिक एसिड CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बनाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी अगर C है तो ये 0 होगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। ये आफ्टर सम टाइम ये C अल्फा बनेगा और ये कितना कम हो गया, C माइनस C अल्फा। तो K लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा, रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे C माइनस C अल्फा। C को कॉमन ले लेंगे तो C 1 माइनस अल्फा और C को कैंसिल कर लेंगे तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा की जो वैल्यू है यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसके बाद आप कैलकुलेशन से आंसर निकाल सकते हो। तो k विल बिकम इक्वल टू C लैम्डा m स्क्वायर लैम्डा नॉट ब्रैकेट में लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। नेक्स्ट 2024 बोर्ड का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमें 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड का 5.25 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है 5.25 10⁻⁻5 इनटू 1000 हो जाएगा और हमें कंसंट्रेशन दिया 0.0025। इसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा 21 सीमेन
centimeter square per mole. Limiting molar conductivity is equal to molar conductivity which is 21 divided by limiting molar conductivity जो दिया हुआ है 390. आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा which is 0.0538. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फॉलोइंग. कॉलरेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस 2025 बोर्ड का ये क्वेश्चन है. ये स्टेट करता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी होता है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है एनाइन और कैटाइन का उसके सम से आप ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का पता कर सकते हो. जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जब हम केमिकली डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू मॉल्टन, या तो हम मॉल्टन मेल्टेड फॉर्म में ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को और डिसॉल्व स्टेट में, तो इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. और जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं. यहाँ पे हम एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे. हमने यहाँ पे दो कॉपर का स्ट्रिप लिया, ये इम्प्योर स्ट्रिप है और ये प्योर स्ट्रिप होता है, और हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं. जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे कैथोड कहते हैं. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. यहाँ पे जो कॉपर है ना, ये सोल्यूशन में चले जाता है कॉपर 2+ और दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव करते हैं इस तरफ. और जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 लेते हैं, तो जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है. तो जो इम्प्योर कॉपर है वो कॉपर में कन्वर्ट होता है ऑफ हाई प्योरिटी में इसमें, एंड प्योर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है कैथोड में. तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. पहले इसमें हम बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड में. द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो इलेक्ट्रोलाइट से और आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ज्यादा जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड में. तो यही है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसे हम लिखेंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q. W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन कूलम. और हमें पता है जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू IT. I करंट इन एम्पेयर होगा, टाइम इन सेकंड. इक्वेट करने के लिए हम ZIT लिखेंगे. Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500, और जो इक्विवेलेंट वेट है वो एटॉमिक मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए. MIT डिवाइड बाय N 96500. M क्या होता है, एटॉमिक मास होता है. सपोज हमारे पास सोल्यूशन है MgSO4 का, ठीक है. तो हम पता करना चाहते हैं कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है, तो हम एटॉमिक मास लेंगे मैग्नीशियम का, करंट लेंगे, टाइम लेंगे सेकंड में. N क्या होगा, अब जो Mg2+ है ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा. तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था. इन सोल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज. इलेक्ट्रोलिसिस किया, करंट लिया 5 एम्पियर, टाइम है 20 मिनट्स. हमें बताना कितना निकल डिपॉजिट हुआ. एटॉमिक मास निकल का दिया 58.7 ग्राम पर मोल. 1 फैराडे का वैल्यू दिया 96500 कूलम पर मोल. CBSE बोर्ड का एक क्वेश्चन. तो I लिख लिया 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया था 20 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 20 × 60 1200 सेकंड्स. मोलर मास दिया हुआ है 58.7 ग्राम पर मोल. अब ये जो निकल है ये निकल 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉर्म निकल सॉलिड, तो N का वैल्यू 2 होगा. हमें फॉर्मूला पता है MIT डिवाइड बाय N इंटू 96500. मोलर मास है 58.7, I का वैल्यू 5 है, टाइम है 1200, N यहाँ पे 2 हो जाएगा. इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको W मिल जाएगा. अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड 1.825 ग्राम. नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका पहला पार्ट है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोड पे होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. जितना आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, उतना ज्यादा जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या लिबरेट होता है. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट. इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZIT.
ठीक है। जो Q है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, Q इज इक्वल टू IT। IT में जो I है वो करंट है एम्पियर में, टाइम जो T है वो सेकंड्स में, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। तो हमने MnO4 नेगेटिव को Mn2+ में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले Mn का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज -1, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये +7 से क्या बन रहा है, +2 हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, +7 से +2 बन रहा है 5 इलेक्ट्रॉन की। अगर आपको 1 मोल को रिड्यूस करना है तो आपको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। याद रखना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 फैराडे होगा। सो व्हेन 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2+, तो 5 फैराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास सपोज डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर एक सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, तो दे आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस केटाइन। तो सपोज हमारे पास दो सब्सटेंस है 1 एंड सेकंड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट 1 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट सेकंड, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट E1 बाय E2। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है Na+, मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम 3+ है। हमने तीनों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डिवाइड बाय 2 ये 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 27 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका रेशियो है 23:12:9। तो आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो इसी रेशियो में होगा। तो यही हमें बताता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हेन स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट है, पास किया हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A एंड B से। जो A है इसमें इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4 और B में CuSO4। ठीक है, हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। 2 ग्राम ऑफ जो कॉपर है डिपॉजिट हुआ है कैथोड में ऑफ सेल B। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हमें टाइम बताना है, साथ में बताना है मास ऑफ जिंक वॉज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल ए। हमें मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बताना है। एटॉमिक मास कॉपर और जिंक का दिया और 1 फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता करना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो जब कॉपर डिपॉजिट हुआ था। तो जो कॉपर डिपॉजिट हुआ था ये 2 ग्राम था, करंट था हमारा 2 एम्पियर। कॉपर जो है CuSO4 की फॉर्म में है, तो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N का वैल्यू 2 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, मोलर मास कॉपर का यहाँ पे दिया 63.5। N क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, N का वैल्यू 2 है। I भी क्या है 2 एम्पियर है, टाइम पता करना है, फैराडे का वैल्यू दिया 96500। तो इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा 3040 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें पता करना है कि कितना जिंक डिपॉजिट हुआ था। अब हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया था तो हम फैराडे का सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। मास ऑफ जिंक हमें पता करना है, कॉपर का दिया था 2 ग्राम्स डिपॉजिट हुआ था। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा जिंक का, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हो जाएगा 65 मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा 63.5, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो मास ऑफ जिंक हो जाएगा 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5। तो हमें मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड मिल जाएगा 2.047 ग्राम्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया उसी पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है, साथ में ये इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। अब 2 तरह के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट इलेक्ट्रोड, दे एक्ट एज ए सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, बट ये खुद ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट इलेक्ट्रोड। वेयर एस जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव भी हो सकते हैं। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं तो ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होते हैं इनर्ट एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड पे। अब कुछ जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ऑल्दो फिजिबल ये प्रोसेस होता है बट काफी स्लोली होता है, स्लो काइनेटिकली एट लोअर वोल्टेज में काफी स्लो होता है, तो
उसे फास्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं, उसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। और नॉर्मली ये जो प्रोसेस है दे आर मोर डिफिकल्ट टू अकर, तो लोअर वोल्टेज में काफी ये स्लो होता है, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास मोल्टन NaCl, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और हम जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो इनर्ट लेंगे, जैसे प्लेटिनम ले सकते हैं। अब NaCl मोल्टन में हमारे पास Na+ और Cl नेगेटिव आयन होगा। सबसे पहले एनोड में बात करेंगे, Cl नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, जो Cl नेगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, Cl2 गैस रिलीज करेगा। और कैथोड में जो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन से सोडियम बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा सोडियम और जो क्लोरीन गैस है ये रिलीज होता है। बट जब हमने ना एक्वस NaCl लिया है तो इलेक्ट्रोलिसिस से हमें NaOH Cl2NH2 प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ना 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस होते हैं, जैसे Na+, Cl नेगेटिव, H+, OH नेगेटिव। कैथोड में ना हाइड्रोजन और सोडियम दोनों जा सकते हैं, बट एक ही की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बनाएगा, E0 है -2.71 वोल्ट, वेरएस हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा, इसका E0 0 वोल्ट है। अब याद रखना कैथोड में वही रिएक्शन होता है जिसका E0 का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना E0 का वैल्यू ज्यादा उतना इजिली वो रिडक्शन करता है। तो हाइड्रोजन का आप देख सकते हो E0 का वैल्यू 0 है, इसका माइनस है, तो इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होता है कैथोड पे। बट जो हाइड्रोजन है वो कहां से बना था, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो पहले वाटर डिसोसिएट करके H+ OH नेगेटिव दिया था, उसके बाद जो H+ है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाया था। दोनों रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो नेट रिएक्शन एट जो कैथोड होता है H2O+ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाफ H2+ OH नेगेटिव। नेक्स्ट हम एनोड की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे 2 रिएक्शन हो सकता है, एक Cl नेगेटिव Cl2 बनाएगा +1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगा H2O2 +4 H++4 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले का E0 का वैल्यू है 1.36 वोल्ट, सेकंड वाले का है 1.23 वोल्ट। अब एनोड पे वही रिएक्शन होता है जिसमें E0 का वैल्यू क्या है, कम होना चाहिए। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, बट ये जो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है काफी ये स्लो होता है, तो इसे ना एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऑक्सीजन को रिलीज करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ना क्लोरीन गैस रिलीज होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaCl डिसोसिएट करके Na+ Cl नेगेटिव बनाएगा। कैथोड में क्या होगा, H2O+ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाफ H2+ OH नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है, जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होता है। अगर आप इसे ऐड कर लोगे तो बन जाएगा NaCl aqueous + H2O, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Na+ OH नेगेटिव हाफ H2+ हाफ Cl2। तो ये प्रोडक्ट मिलता है जब हमारे पास एक्वस NaCl होता है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, चाहे डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो कैथोड पे ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बट एनोड पे डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है। जब डाइल्यूट H2SO4 है तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन +4H++4 इलेक्ट्रॉन बनाता है। जब डाइल्यूट H2SO4 होता है तो ये एनोड पे रिएक्शन होता है। E0 है 1.23 वोल्ट। और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है तो SO4 नेगेटिव आयन जो है कन्वर्ट होता है H2OA2 नेगेटिव पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन में +2 इलेक्ट्रॉन, और E0 का वैल्यू होता है 1.96 वोल्ट। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। pH ऑफ एक्वस NaCl इंक्रीज व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जब आप एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो pH इंक्रीज होता है। तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, NaCl प्लस वाटर से हमें Na+OH नेगेटिव प्लस हाफ H2+ हाफ Cl2 मिलता है। तो इसमें जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जो pH है वो भी इंक्रीज होता है। 2024 बोर्ड का क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ऑन बेसिस ऑफ E0 वैल्यू ऑक्सीजन गैस शुड बी लिबरेटेड एट द एनोड, बट इट इज क्लोरीन विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अगर हम ना ऑन द बेसिस ऑफ E0 की बात करें, एनोड पे जिसका E0 का वैल्यू कम है वो लिबरेट करना चाहिए था। तो ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए था, बट क्लोरीन लिबरेट होता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो एक्वस NaCl की। तो रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, मतलब ऑक्सीजन गैस लिबरेट होना चाहिए था, बट ऑन अकाउंट फॉर ओवर पोटेंशियल। इस रिएक्शन को ना थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो पाए, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। द रिएक्शन इज सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लोअर वोल्टेज एक्स्ट्रा पोटेंशियल को अप्लाई करना पड़ता है अगर हमें ऑक्सीजन को रिलीज करना है। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन का रिलीज है वो डिफिकल्ट होता है, और जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होती है एनोड पे। तो जो Cl नेगेटिव है ये Cl2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका मेन आंसर ये है कि अगर ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करना है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट है बैटरी। जो बैटरी और सेल होता है वो एम्प्लॉय एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इस
इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें केमिकल एनर्जी होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो बैटरी है ये लाइट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और इसका जो वोल्टेज है शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। तो ज्यादा जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अब जो पहली टाइप ऑफ बैटरी है उसे हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं। बिकॉज बिकम डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैटरी है ये काम करना बंद कर देती है और जो केमिकल रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाता है। इट कैनॉट बी रिचार्ज और यूज अगेन। तो आप इसको सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो, इसको आप वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। सबसे पहला प्राइमरी बैटरी है ड्राई सेल, इसे हम लेक्लांच सेल भी कहते हैं। इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है, जो जिंक का कंटेनर है वही एनोड होता है। सेंटर में एक कार्बन का रॉड होता है जो ग्रेफाइट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और इसके अराउंड मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन होता है। तो ये कैथोड की तरह काम करता है। और इसके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इस स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अमोनियम क्लोराइड है एंड जिंक क्लोराइड है। अगर एनोड की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जो जिंक है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, और कैथोड में MnO2 NH4++ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnOOH NH3। तो ये रिएक्शन होता है। अब ये जो मैग्नीज है ये रिड्यूस होता है यहाँ पे +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में वो रिएक्ट कर देता है जिंक के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ZnNH342+, और इसका जो ओवरऑल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट होता है। और ये जो सेल नॉर्मली हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक में, तो ड्राई सेल यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्क्यूरी सेल की। इसका काफी स्मॉल साइज होता है, तो ये लो करंट डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे हेयरिंग एड एंड वॉचेस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एनोड की बात करें तो जो जिंक एंड मर्क्यूरी का जो अलॉय है जिसे अमलगम कहते हैं, तो वो एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड जो है HgO एंड कार्बन है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी एक पेस्ट होता है KOH एंड ZnO का। अब जो एनोड है, जो जिंक और मर्क्यूरी है, ये KOH का OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ZnO H2O+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में जो HgO है H2O+ 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Hg+2OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन में ZnHg सॉलिड प्लस HgO सॉलिड कन्वर्ट इनटू ZnO+ Hg लिक्विड। अब इसका जो सेल पोटेंशियल है ये 1.35 वोल्ट होता है, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, और ये जो वोल्टेज है कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन है डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। तो आप देख सकते हो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है यहाँ पे सॉलिड 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 लिक्विड है, कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन अगर आयंस चेंज होते हैं तो वोल्टेज चेंज होता है, बट यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड ही प्रेजेंट है, कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसका जो वोल्टेज है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अनलाइक ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल हैज ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल। ड्राई सेल में जो सेल पोटेंशियल है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना कम होता है क्योंकि वो आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट मर्क्यूरी सेल में जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ। इसका रीजन इसकी ओवरऑल रिएक्शन में है। जिंक Hg ये सॉलिड है, जिंक अमलगम कहते हैं इसे, HgO के साथ कंबाइन करा सॉलिड, ओवरऑल ये रिएक्शन है ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। तो ओवरऑल रिएक्शन में ना आयंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। द सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। और हमने नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है जब आयंस चेंज होते हैं ना तो वोल्टेज भी चेंज होता है, इनमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो पाए। सो दैट्स व्हाई जो मर्क्यूरी सेल है इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी बैटरी। तो एक तरह का सेल है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं अगर आप करंट को अपोजिट डायरेक्शन में पास करते हो, और इसे बार बार हम यूज कर सकते हैं। जो अच्छा सेकेंडरी बैटरी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्ज और चार्जिंग साइकिल होना चाहिए। पहला सेकेंडरी बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। इसे ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कार में, बाइक में यूज कर सकते हैं या इन्वर्टर्स में। इसमें जो लेड है पीबी है, एनोड की तरह काम करता है, ऑक्सीडेशन करता है। वेयरएज ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, जो PbO2 है, ग्रिड ऑफ लेड के साथ क्या होता है, ये पैक होता है और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है कैथोड में। और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 38% बाय मास क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें जो एनोड है PbSO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, फॉर्म्स PbSO4+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में PbO2 प्लस सल्फेट प्लस 4H+ 2 इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4+ 2 H2O, तो ये कैथोड में रिएक्शन होता है। अगर आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन बनता है Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 PbSO4+ 2 H2O, तो ये रिएक्शन होता है। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स। तो जब आप इसे चार्ज करते हो तो ये जो रिएक्शंस है ना ये क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है।
PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड, जो PbSO4 बना था ना एनोड एंड कैथोड में, कन्वर्ट इनटू Pb एंड PbO2। तो एनोड में जो PbSO4 है ये Pb में कन्वर्ट हो जाता है जब आप रिवर्स चार्ज पास करते हो, एंड PbSO4 जो कैथोड में है PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है जब आप रिवर्स चार्ज पास करते हो। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, हमें एनोड और कैथोड का रिएक्शन बताना है और ओवरऑल सेल रिएक्शन बताना है लेड स्टोरेज बैटरी का ड्यूरिंग इट्स यूज। सबसे पहले एनोड पे क्या होता है, PbSO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कैथोड में क्या होता है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये 4H प्लस सल्फेट के साथ कंबाइन करके 2H2SO4 बनाएगा, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस PbSO4 प्लस 2H2O। नेक्स्ट सेकेंडरी बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी। इसमें जो एनोड है ये कैडमियम होता है, कैथोड पे मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 और इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। ओवरऑल रिएक्शन दिया Cd प्लस NiOH थ्राइस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CdO ट्वाइस ऑफ NiOH ट्वाइस प्लस H2O, ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। अब ये जो बैटरी है ना ये लेड स्टोरेज बैटरी से बेटर इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो लाइफ है ये लॉन्गर होती है, बट ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पुराना मेथड है, उसमें हम केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल करते हैं, उससे हीट जनरेट करते हैं। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उससे हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं और वो स्पिन करता है टरबाइन को और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्मल प्लांट में होता है, बट इससे ना पोल्यूशन होता है, तो हम यूज करते हैं फ्यूल सेल। तो जो सेल है, फ्यूल सेल है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसमें पोल्यूशन नहीं बनता है। तो ये एक तरह का जो फ्यूल सेल है गैल्वेनिक सेल होता है, जिसमें हम फ्यूल ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, मीथेन, मिथेनॉल को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है उसे कॉन्टिन्यूसली फीड करते हैं इन द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड में बार बार हम कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट को डालते हैं और जो प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोड कंपोनेंट से, और जो फ्यूल सेल है वो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। इसमें ना वाटर वेपर्स बनते हैं जिसे कंडेंस करके यूज किया गया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सेल है इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जो पोरस होता है, जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इसमें ना कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम होता है, Pd जो मेटल है इनकॉर्पोरेट किया जाता है इलेक्ट्रोड में, ताकि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो फास्टर हो पाए। इसमें ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बबल किया जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन गैस बबल किया जाता है इलेक्ट्रोड में इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। अगर हम कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है H2O के साथ कंबाइन करके प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव बनाता है, और एनोड पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है 4OH नेगेटिव के साथ मिलकर बनाता है 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2O बनाते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें फ्यूल सेल की, तो ये 70% एफिशिएंट होते हैं, वेरएस थर्मल प्लांट जो है वो सिर्फ 40% एफिशिएंट होते हैं। साथ में ये जो फ्यूल सेल है ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन फ्यूल सेल, गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। जो फ्यूल सेल ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है विच गिव अस डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो जब आप फ्यूल का कंबशन करते हो, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इसे आप ऑक्सीजन के साथ क्या करते हो, बर्न करते हो, तो उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला सकते हैं। तो इसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। अब फ्यूल सेल का नॉर्मल सेल से ज्यादा एडवांटेज होता है। सबसे पहले ये पोल्यूशन फ्री होता है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी। तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है इसकी ये 70% होता है एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट में ना हम कोल यूज करते हैं और उसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 40% होती है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है करोजन। करोजन होता है प्रोसेस ऑफ स्लोली कन्वर्जन ऑफ मेटल। जो मेटल है वो अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जब ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोट ऑन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये करोजन होता है। इन करोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज। जो मेटल है करोजन में ऑक्सीडाइज होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, और इसमें ना ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है करोजन ऑफ आयरन। इसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। जो इम्प्योर मेटल सरफेस है, जैसे आयरन की सरफेस है,
ये एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो एक छोटा बैटरी के जैसे बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन और CO2 प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, हैविंग डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड CO2, ये बनाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर स्पॉट ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में जो आयरन है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। इसका E0 का वैल्यू होगा Fe2+ to Fe - 0.44 वोल्ट। अब ये जो Fe2+ बना था ना, इट गोज इनटू द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में चले जाता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल से कैथोडिक साइड की तरफ मूव करते हैं। कैथोडिक साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे रिडक्शन होता है, जहां पे कैथोड है, ऑक्सीजन ना वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन कौन सा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, इन प्रेजेंस ऑफ H+। और ये जो रिएक्शन है H+ की प्रेजेंस में होता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये रिएक्शन होता है। अब H+ कहां से आया, H+ आर बिलीव टू बी फॉर्म, जो H+ है ये बनता है डिसोल्यूशन ऑफ CO2। जब आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व करो या अदर एसिड ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो ना, तो एसिड बनता है और वो एसिड डिसोसिएट करके H+ देता है। जैसे CO2 वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो कार्बोनिक एसिड बनता है विच इज H2CO3। तो H2CO3 में H+ एंड HCO3 नेगेटिव आयंस बनते हैं। ये जो H+ है ये क्या करता है, कैथोड में रिएक्शन करता है। तो कैथोड में जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होता है H2O में इन प्रेजेंस ऑफ H+। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो E0 है ये क्या है 1.23 वोल्ट, और यहाँ पे 2H2O बनता है। दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Fe प्लस O2 प्लस 4H+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Fe2+ प्लस 2H2O। तो कैथोड माइनस एनोड से हमें ओवरऑल E0 ऑफ द सेल मिल जाएगा 1.67 वोल्ट। अब ये जो फेरस आयन थे फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो Fe2+ आयन थे फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और ये फेरिक आयन बनाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं रस्ट में। जो रस्ट है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो Fe2O3.XH2O जो है ये रस्ट होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हम बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक बैरियर फिल्म होता है इंट्रोड्यूस बिटवीन द आयरन एंड द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो हम एक मेटल पे कवरिंग करते हैं ताकि जो मेटल है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए। कवरिंग सरफेस ऑफ मेटल, तो मेटल को हम कवर कर सकते हैं पेंट से एंड कुछ केमिकल से जैसे बिसफिनॉल से। कवर द मेटल बाय अदर मेटल, बाकी मेटल से भी हम कवर कर सकते हैं जैसे टिन, जिंक से, दैट आर इनर्ट, जो इनर्ट है, और रिएक्ट टू सेव द मेटल, जो खुद रिएक्ट हो जाए बट आयरन को प्रोटेक्ट कर पाए। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें हम आयरन के सरफेस को कवर करते हैं बाय मोर एक्टिव मेटल। जो मोर एक्टिव मेटल है ये खुद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं। द एक्टिव मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन। तो जो सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड है अदर मेटल के जैसे मैग्नीशियम, जिंक, ये खुद करोड हो जाते हैं बट प्रोटेक्ट कर देते हैं आयरन को। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है स्टेट द फॉलोइंग यूजिंग E0 वैल्यू ऑफ X एंड Y गिवन बिलो। हमें प्रिडिक्ट करना है कौन जो है बेटर है कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट करोजन। तो करोजन को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के लिए तो हम X या Y में कौन सा चूज करेंगे और क्यों। E0 ऑफ X Y दिया, E0 ऑफ आयरन भी दिया। याद रखना जिसका ना लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा और वो आयरन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वो एलिमेंट यूज करेंगे जिसका जो E0 का वैल्यू वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। मेटल ऑफ लोअर इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू व्हेन कनेक्टेड विद आयरन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन और प्रिवेंट कोरोजन। तो हम X लेंगे। अगर आप X का वैल्यू देखोगे आयरन के वैल्यू से ये क्या है, कम है, इसका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये जो है ये बेटर है एज कंपेयर टू Y विच हैज हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो X है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो आयरन है उसकी जो रस्टिंग है और कोरोजन है उससे इसे प्रिवेंट करेगा।